हेलो गाइस। आज फाइनेंशियल लिटरेसी में बताने जा रहा हूँ आप लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी में चैप्टर क्या क्या है। यहाँ गलती से पर्सनल फाइनेंस लिख दिया, सॉरी। फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके गाइस, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूँ। देखो, इसमें है ना, आपको कितनी यूनिट्स हैं टोटल? 4-5 यूनिट हैं। हाँ, 4 यूनिट है जिसमें आप मेनली जानते हो कि ये क्या है क्या नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग्स क्या हैं, बैंक के प्रोडक्ट्स वगैरह जानते हो, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पोंजी स्कीम, ऑनलाइन फ्रॉड से सब के बारे में बताते हैं, और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, अपॉर्चुनिटी के, और क्या क्या कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब बहुत तरीके की चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है इस पूरे बुक में। और लास्ट में यहाँ पे एक टैक्सेशन भी है। टैक्सेशन का छोटा सा फाइल होगा जिसमें आप ना के बराबर ही मेरे को लगता है क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको इनकम टैक्स में ही पढ़ाते हैं कि कैसे कैसे टैक्स भरना होता है। तो यहाँ पे जो भी होगा थ्योरी होगा। तो मैं तो एक सीए स्टूडेंट ही हूँ और मैंने ये सब पढ़ रखा, तो मैं आपको इसमें बहुत हद तक इतना तो बता दूंगा कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हो, अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जो कि है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब समझाया है। फाइनेंशियल लिटरेसी रेफर्स टू द नॉलेज एंड स्किल दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स to make informed decision about managing their finances. It involves understanding concept as budgeting, saving, investing and managing debt. तो इसमें ओवरऑल करना क्या चाह रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसमें मतलब हम लोग को एक नॉलेज और स्किल देते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल मतलब एक आम आदमी अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकता है, उससे सेविंग करेगा, इन्वेस्ट करेगा, अपने बजट बनाएगा मंथली, जो कि नॉर्मली हमारे घर वाले भी करते हैं। तो उसी के बारे में एक मतलब बेटर वे में हमें समझाया जा रहा है यहाँ पे। दिस कैन रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो ये हम लोग को ये फाइनेंशियल स्ट्रेस दे सकता है। डेब्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में हमें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। हम इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं, बैंकरप्ट हो सकते हैं, मतलब दिवालिया हो जाएंगे, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। और next, it is important to educate individual on basic financial concept and provide them with the tools they need to manage their finance effectively. तो यहाँ पे क्या है, दिस कैन रिजल्ट, सॉरी मैं कहाँ था, हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एजुकेट इंडिविजुअल ऑन बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड देम विथ द टूल्स यू नीड टू मैनेज देयर। तो ओवरऑल मतलब इस चैप्टर में तुम लोग को समझाया कि कैसे कैसे हम लोग को अपने फाइनेंस मैनेज करने चाहिए, कैसे हमें फाइनेंस मैनेज करने का फ़ायदा अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में हो सकता है एंड ऑल। तो यहाँ पे एक S&P ग्लोबल फिन सर्वे का एक सर्वे है जो उन्होंने इंडियंस पे किया था, मतलब कितने फाइनेंशियल हम लोग अवेयर हैं, लिटरेट हैं, कितना फाइनेंशियल हम फाइनेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वहाँ मालूम चला कि मोर ऑफ द पीपल आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट। मतलब किसी को मतलब फाइनेंस कैसे मैनेज करना, कैसे अपने खर्चे इस तरीके से करने हैं, मान लो अगर तुम 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख में तुमको कितना खर्च करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कितना पैसा तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना तुमको आगे अपने नीड पे खर्च करना चाहिए, ये सब एक फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का यहाँ पे वही मतलब है। तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें मालूम चला कि जो सर्वे हुआ उसमें मालूम चला कि 76% ऑफ इंडियन एडल्ट्स, मतलब इंडियन एडल्ट में सब आ गए, मतलब 18 से 60 70 80 साल के लोग में मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ 24% ही ऐसे लोग हैं, यहाँ देखो 24% ही ऐसे इंडियन हैं जिसको थोड़ा बहुत अच्छा सा नॉलेज है।
उसमें CA हैं, SES हैं, अलग अलग इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी बहुत सारे आ गए। तो कुछ कुछ तो ऐसे मतलब हो गए जो प्रोफेशनली हैं, जिनका काम ही ये है कि उनको ये इनकम के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, फाइनेंस मैनेज करना, पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये सब करते हैं। तो उन लोग को तो भाई उसमें से कितने ऐसे लोग होंगे। उसके अलावा नॉर्मल सिटीज़न, नॉर्मल बिजनेसमैन, इसमें से अगर वो छांटा जाए तो बहुत कम निकलेंगे, बहुत कम, लेस देन 10% और 15% आई थिंक। ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए RBI ने ये एक स्कीम लॉन्च की थी, एजुकेशनल स्कीम जिसको कहते हैं, जिसमें वो नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन कैंपेन रेज किया अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, मतलब इसके बारे में जानकारी फैलाने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना चाहिए एक आदमी को उनके गोल्स को मीट करने के लिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ वी कम, हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट मैनेजिंग देयर मनी। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी से हम समझेंगे कि इंडिविजुअल को कैसे अपना मतलब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए, यही सब फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आपको हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। तो आप जितना अवेयर होंगे तो स्कैम फ्रॉड में नहीं फंसोगे। यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल लिटरेसी कैन प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो फाइनेंशियल लिटरेट अगर आदमी होगा तो वो मतलब अपने घर को इकोनॉमिक स्टेबल रख सकता है, एक ग्रोथ कर सकता है, डेप्ट के चक्कर में नहीं फंसेगा, और अच्छा खासा इम्प्रूव करेगा और अच्छा खासा अपने घर के लिए पैसा बना पाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन सोशल वेलफेयर सिस्टम। अगर सारे लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएंगे, कैसे पैसा बचाना है, कैसे पैसा खर्च करना, कैसे क्या करना है, अगर इतना होशियार अगर सब हो जाए तो ओवरऑल सोसाइटी में ये इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, ऐसा होना प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। और फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से हम लोग का ओवरऑल सोसाइटी में वेलबींग बढ़ेगा, हम लोग प्रमोट होंगे। मान लो अगर मुझे कोई पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, ऐसा कुछ इशू नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि मेरे पास जो पैसा ऑलरेडी है वो तो बचेगा ही, और मैं उससे और पैसा बना सकता हूँ। तो जब मैं और पैसा बनाऊँगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि और पैसा बनाऊँगा तो मेरा वेल्थ एक तरह से बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, उसके डेफिनेशन पे। ये सब एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स यू विथ अ ब्लूप्रिंट विच हेल्प यू रियलाइज ऑल योर ड्रीम्स इन लाइफ अ वेरी सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड मैनर विदाउट कॉजिंग यू एनी स्लीपलेस नाइट। तो इसका कहना है ओवरऑल कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हम लोग को एक ब्लूप्रिंट देता है, एक मतलब एक तरह से हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, कि हमारा जो भी ड्रीम, जैसे किसी का ड्रीम हो सकता है कार खरीदना है, घर खरीदना है, अच्छा जॉब करना है, बहुत पैसे कमाने, फॉरेन ट्रिप, ये वो। तो मतलब आप जो कमा रहे हो उसमें कैसे आप बचत करके, कैसे उसको सही तरीके से एलोकेट करके कैसे आप कमा सकते हो और पैसा, और कैसे उन पैसे को बचा सकते हो, ये सब के बारे में सिखाता है। और इसमें है ना, अगर एग्ज़ाम में पूछें, अगर डेफिनेशन पूछे, वैसा नहीं पूछेगा क्योंकि इतना इजी पूछता नहीं, अगर पूछे तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। ये लाइन ज़रूर लिखना, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस है, मतलब ये एक सीखने का तरीका है। जितना तुम इसके बारे में पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, उतना तुम इससे सीखोगे, और फाइनल प्रोडक्ट तुम उसको सीखने, समझने और अच्छे से उसको अप्लाई करने अपनी लाइफ में करोगे, उसके बाद ही ये मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो कि तुम्हारा मतलब एक रिटायरमेंट के टाइम पे, या जो भी तुम्हारा फ्यूचर गोल हो, एक कार खरीदना, एक घर खरीदना, जब वो पूरा हो, वो हो प्रोडक्ट तुम्हारा फाइनल। बट उसके लिए तुमने कितने सालों से अपना फाइनेंशियली अपने बजट में रहा, कंट्रोल करके सब खर्चे किए हैं, और भी बहुत कुछ, वो होता है प्रोसेस। प्रोसेस ही फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं। ऐसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आदमी एक अपने गोल तक पहुंचता है। तो ये लाइन जरूर लिखना। व्हेन यू वांट टू, मतलब एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है,
जैसे मान लो तुमको एक घर खरीदना है और एक कार या फिर कुछ भी तुमको अपने खरीदना है, अपने बच्चे का शादी, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, ये सब करना है, या मान लो तुम्हें रिटायर ही होना है, तो उसके लिए तुमको फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे एलिमेंट्स जैसे रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सब सोच के करना पड़ेगा अपने फ्यूचर नीड्स को देखते हुए। नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड्स क्या है, अब हमें वो जानना है। नीड फॉर पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग, हाँ, नीड फॉर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग टू लुक एट योर कंप्लीट financial situation including your assets, liabilities, cash flow, financial goals, risk appetite, लाइफ सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड। तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए अपना मतलब सब कुछ देखना पड़ता है कि हमें कितना पैसा मिल रहा है महीने में, हमारी सैलरी क्या है, या बिजनेस से जो भी इनकम कमा रहे हैं वो कितना है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है हमारे घर का, हमारे पास एसेट्स कितने के हैं, ज़मीन जायदाद क्या है, लाइबिलिटी क्या है, मतलब क्या डेट ले रखा है, क्या उधार ले रखा है जो हमें पे करना है। और फैमिली प्लानिंग को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड प्लानिंग सब मतलब सोच समझ के करना पड़ता है। ओके, नाउ फाइनेंशियल गोल्स और पर्सनल फाइनेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर नीड्स विद इन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। मतलब यहाँ पे आपको ओवरऑल ये कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको मतलब एनालाइज करना होता है कि आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब आपका अभी का जो मतलब पैसा है, जो भी आपके एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटी हैं, वो आपको देखनी पड़ती है कि आप ओवरऑल स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। फिर इसको सोचते हुए और आगे क्या कर सकते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए वो करना है। जैसे बाइंग अ फैमिली हेल्थ कवर, जैसे आप एक इंश्योरेंस खरीद लो, अगर इन केस आपकी डेथ होती है तो आपके पीछे जो रह गए हैं जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनको कभी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, उस चीज़ के लिए फाइनेंस मतलब हेल्थ कवर ले लो। अपने डेट्स को अच्छे से मैनेज करना, टाइम पे EMI पे करना, टाइम पे बिल्स पे करना। रिटायरमेंट की प्लानिंग, कभी ना कभी रिटायर होगी तो उसमें कैसे प्लान करना है। इन्वेस्ट टू सेव टैक्सेस एफिशिएंट मैनर। देखो मैं अभी सी स्टूडेंट हूँ तो मैंने टैक्सेशन में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो टैक्सेशन में एक मतलब रिबेट आता है ATC के अंडर, जिसमें कुछ कुछ पैसे आप मतलब इन्वेस्ट करते हो कुछ कुछ स्कीम्स में, तो वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ये कह रहे हैं उसी तरह और भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं और भी अलग अलग डिडक्शंस होते हैं जो आपको मतलब इनकम टैक्स में मिल जाता है रिबेट। तो वैसे तो उसी तरह आपको होशियार होकर मतलब एक तरीके से इन्वेस्ट करना है कि आपको डिडक्शन भी मिल रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और टैक्स अगर आप बचाओगे तो जितना टैक्स बचेगा उतना ही पैसा आपके हाथ में एक्स्ट्रा आएगा। तो जितना एक्स्ट्रा आएगा आप उतना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना एक्स्ट्रा आप कमा सकते हो, उतना एक्स्ट्रा आप पैसा बना सकते हो। क्रिएटिंग वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब आप ये फाइनेंशियल प्लानिंग से फाइनेंशियल गोल्स अपने सेट करके वेल्थ जनरेट कर सकते हो फ्यूचर जनरेशन के लिए। सेविंग टू बाई फेवरेट व्हीकल, गाड़ी वाड़ी खरीदना, घर खरीदना, हायर एजुकेशन और शादी वादी के पर्पस के लिए, ये सब के लिए भी आप सेव कर सकते हो। नाउ हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले तो आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना है। द इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ कवर, इन्वेस्टमेंट कवर, इनकम प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू वन सेल्फ एंड फैमिली। तो यहाँ पे कह रहा है जैसे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनानी है उसमें क्या करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट, हमें रिस्क मैनेज करते हुए चलना है स्टार्टिंग से, जिसमें ये क्या कहते हैं इन्वॉल्व होता है हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हो तो हो सकता है कि आपकी अचानक से तबीयत ख़राब होती है और हार्ट की सर्जरी निकल गई या किसी चीज़ की कुछ महंगी सर्जरी, कुछ महंगा सा बिल आ गया हॉस्पिटल का 10-20 लाख का। 10-20 लाख ज़्यादा है पर एक एग्जाम्पल के समझ लो 10-20 लाख। तो 10-20 लाख अचानक से आ जाए तो किसी के कोई भी मिडिल क्लास के घर में इतना पैसा तो नहीं है कि होता है कि एक बार में 10 लाख रुपये का बिल आ जाए तो फट से मतलब आदमी पे कर दे, उसको कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा दिक्कत सबको होता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं।
तो उसको सिक्योर करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लाइफ कवर लेना चाहिए। इन केस ऑफ डेथ अगर हो गया तो बाकी फैमिली मेम्बर को कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं LIC और अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से। इन्वेस्टमेंट कवर हो सकता है बहुत बार आप इन्वेस्ट भी, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सेफ़ है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क रह सकता है। आपने जिस इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब पैसे लगाए हैं, हो सकता है अब मान लो एग्जांपल स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा लगाया, मैंने बिना देखे समझे किसी भी छोटी मोटी कंपनी में लगा दिया पैसा जिसका 1-2 रुपये का शेयर, मैंने सोचा ये 1 रुपये शेयर 2 रुपये का हो गया, ओ भाई दुगना हो जाएगा मेरा पैसा, ये सोच के मैंने स्टार्टिंग में ऐसा किया था। पर वो छोटा मोटा 1000 रुपये का अमाउंट था और मेरे को समझ में भी आ गया बहुत जल्दी, तो मैंने निकाल लिया, पर वो भी मैंने प्रॉफिट पे ही निकाला था। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 1-2 रुपये की शेयर खरीद लेते हैं, सोचते हैं ये 10 रुपये का हो जाएगा तो 10 गुना हो जाएगा मेरा वैल्यू। ऐसा बहुत कम शेयर्स में होता है और उसके लिए भी आपको रिसर्च करना होता है। आप बहुत लोग होते हैं अंधाधुंध लगा देते हैं पैसा, अंधाधुंध। तो उसके लिए भी मतलब एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करो, उसके लिए कवर लो, इनकम अपने आप प्रोटेक्ट करके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पर बहुत एग्जांपल हो गया। हाँ, तो प्रॉपर एसेट एलोकेशन, इसमें होता है क्या है कि जैसे मान लो आपने इन्वेस्टमेंट ही करना है, आपके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको कितना पैसा डेट में लगाना चाहिए, कितना इक्विटी में लगाना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना चाहिए, कंपनीज़ के बॉन्ड्स में लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, ये चीज़ इसमें मालूम चलता है। तो इसमें एक रूल भी है जो कि आप लोग समझ सकते हो, मतलब अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। मैं तो करता हूँ भाई बहुत हद तक, और आप लोग को भी करना चाहिए। और एग्ज़ाम में भी अगर हो तो ये लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। और इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना भाई, पेंसिल किसी चीज़ से अंडरलाइन करके। और इस चीज़ से इस बुक से मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो है ना कोर्स काफ़ी अच्छा है, मेरे को बहुत हद तक ये बुक अच्छी लगी। तो ये यूनिट 1 है, काफ़ी इसमें भी मेरे को सीखने को मिला। कोई बच्चा अगर सीखना चाहे, इसमें बहुत अच्छी नॉलेज है भाई। तुम लोग इस बुक को पढ़ा करो भाई, ऑफ टाइम ही में पढ़ा करो, बहुत कुछ अच्छा है इसमें सीखने को। हाँ, तो छोड़ो, अब आते हैं इस पर कि तो प्रॉपर एसेट एलोकेशन में मतलब तुम मतलब एसेट्स को मतलब जैसे तुम्हारा 10,000 रुपये आता है तो कितना तुमको डेट में लगाना चाहिए, मतलब ऐसे में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मतलब आप डेट दे रहे हो। जैसे डेट बॉन्ड्स आते हैं, तुम्हें मालूम होगा तो डेट म्यूचुअल फंड आते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आते हैं, हाइब्रिड भी आता है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों में पैसा मिलाता है, ठीक है। तो इसमें एक थंब रूल है, मान लो जैसे एक तुम्हारा ये, हाँ मेरे को लगता है तुम सब अभी 18-20 के आसपास के होगे, तो ठीक है। ये थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल फॉर दिस इज इन्वेस्टमेंट इन डेट शुड बी इक्वल टू वंस एज एंड रिमेनिंग अमाउंट शुड बी इन इक्विटी, ठीक है। तो इनका कहना है कि जैसे तुम्हारा एज 20 साल है मान लेते हैं, तो 20 साल अगर तुम्हारी एज है तो तुम अपना जो भी जितना भी अमाउंट लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका 20% तुम्हें डेब्ट में करना चाहिए और बाकी सारा इक्विटी में करना चाहिए। ये मतलब एक सेफ रिस्क कम होता है इस तरह। मान लो अगर इक्विटी अच्छा नहीं चला तो डेट तुम्हें उतना ही पैसा कमा के बात बराबर कर देगा, तुम लॉस में नहीं रहोगे। और मान लो एसेट इक्विटी अच्छा नहीं चला, हाँ, तो जैसे कहाँ पे था मैं, हाँ हाँ, तो 20% तुम्हें मान लो 10,000 तुम्हें इन्वेस्ट करना था अगर, तो उसका 20% होता है 2,000। तो 2,000 तुम्हें डेट म्यूचुअल फंड्स ये सब में लगाना चाहिए, डेट में लगाना चाहिए, बाकी के 8,000 तुम्हें इक्विटी में लगाना चाहिए। जैसे किसी कंपनी के शेयर वेयर खरीद लो या किसी म्यूचुअल फंड में ऐसे लगा दो जो कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो कंपनी के। और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो तुम्हें टैक्स को भी कंसिडर करना चाहिए, मतलब प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करना चाहिए जो कि तुम्हारा टैक्स बर्डन कम करे। बहुत सारे, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है इसमें। असेसिंग प्रॉपर टैक्स प्लानिंग एज सो as to reduce tax burden effectively, it will help in accumulation of wealth. Following taxes should be considered: wealth tax, entertainment tax, property tax, income tax, gift tax, security transaction tax. Debt which attracts more taxes should be reduced. All details of financial clear. इसमें कह रहा है कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट ही करना है तो थोड़ा सोच समझ के करो, ऐसे में करो जिसका थोड़ा बहुत डिडक्शन भी मिले इनकम टैक्स के अंडर, जिससे तुम्हारा टैक्स थोड़ा कम हो और तुम्हारे पास फर्दर ज़्यादा कैश फ्लो आए तो तुम आगे इन्वेस्ट कर सको। और
लास्ट है इसमें स्टेट प्लानिंग, मतलब अपने जो भी तुम्हारी जायदाद है उसको किस तरह से प्लान करना चाहिए। स्टेट प्लानिंग इज़ द प्रिपरेशन ऑफ टास्क डेट सर्व टू मैनेज एन इंडिविजुअल्स एसेट्स बेस इन द इवेंट ऑफ देयर इनकैपिटेशन और डेथ। तो इसमें ये कहना चाहता है कि अगर मान लो कोई एक आदमी है, उसकी डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है जिससे वो मतलब अपने सारे पैसों को मैनेज ना कर पाए, या कुछ भी किसी भी कारण से वो उस पैसे को संभाल ना पाए, मर गया हो, पैरालाइज्ड हो गया हो, या कुछ भी उस हाल में ना हो, तो उस वो अपने इंडिविजुअल्स का जो स्टेट है उसमें क्या क्या घर होता है, गाड़ी, कार, स्टॉक, पेंशन वेंशन, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आता है। तो ये सब को किस तरह से वो प्लान करे कि आगे की फैमिली, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस, ये लोग को एजुकेशन में और चैरिटेबल पर्पस, जिस भी चीज़ जो वो करना चाहता, अगर वो ठीक होता, नॉर्मल हो सर्कमस्टेंसेस में होता, तो जो भी करना चाहता तो वो कैसे करता। तो उसके लिए एक, ये क्या हो गया, कहाँ गया, आ गया, सेविंग, हाँ यहाँ थे हम। तो कैसे मतलब उन पैसों को यूज़ करता, कैसे उन पैसों को खर्च करता, तो यहाँ पे है उसी के बारे में है। जैसे लिमिटिंग, यहाँ पे बता रहे कैसे कैसे इस प्रोसेस को करना चाहिए। लिमिटिंग स्टेट टैक्सेस बाय सेटिंग अप ट्रस्ट अकाउंट इन द नेम ऑफ बेनिफिशियरी। तो इसमें कह रहा है कि जिसको मतलब जिसके बेनिफिशियल के लिए आप ट्रस्ट बनाना चाह रहे हो कि उनके फ़ायदे के लिए, पहले तो उनके नाम पे एक ट्रस्ट खोल दो, ट्रस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसके बाद एक गार्जियन बनाओ, जो भी मतलब वहाँ पे मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हो उसमें एक गार्जियन का नाम वाम डाल दो, जो कि उनका रख रखाव करे, ध्यान रखे। और इस्टेब्लिशिंग एनुअल गिफ्टिंग टू क्वालिफाइड चैरिटेबल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस टैक्सेबल, मतलब आपका जो भी थोड़ा बहुत डोनेशन करो, ताकि उसके अंदर डोनेशन करने से क्या कुछ कुछ टैक्स बेनिफिट है, तो वो डोनेशन किस तरह किया जाए, कहाँ किया जाए, ये सब भी उसमें बिल में लिखना होगा आपको, ठीक है। और सेविंग क्या होता है, सेविंग इज़ द मनी a person has left when they subtract their consumer spending from their disposable income over a given time period. Saving can be used to increase income through investing. The extent to which individuals save is affected by their preference for future over present consumption, their expectation of future income, to some extent by rate of interest. इसमें क्या कह रहा है कि सेविंग जो होता है, सेविंग को डिफाइन किया कि सेविंग वो है जो मतलब आपके टोटल इनकम, जो आपका इनकम आ रहा हाथ में टैक्स कटने के बाद, और उसमें से आपका जितना जो भी खर्च है उसको माइनस करने के बाद जो पैसा बच गया, उसको सेविंग कहते हैं। और सेविंग जो है वो बहुत बार इफ़ेक्ट होता है फ्यूचर में। आप सोचते हो कि हाँ फ्यूचर में ये कंजम्पशन करना है, मतलब ये सामान खरीदना है, तो अभी प्रेजेंट कंजम्पशन बढ़ा दो, घटा दो, या फ्यूचर में पैसे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा इनकम बढ़ने वाला, मान लो मेरा सैलरी जो है मेरा वो इंक्रीज़ होने वाला है, तो अगर मेरा सैलरी इंक्रीज़ होने वाला है तो हम आज का खर्चा भी अपना बढ़ा देंगे और सेविंग घटा देंगे ये सोच के। बट हो सकता है कि मेरा इनकम कल को ना बढ़े, पर आज का कंजम्पशन तो हम बढ़ा दिए हैं और सेविंग घटा दिए हैं, और मेरा सैलरी नहीं बढ़ा तो मेरे को बाद में दिक्कत हो सकती है। तो उसी पे कह रहा है कि बहुत बार जो सेविंग होता है वो अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू हमारे फ्यूचर प्रेफरेंसेस, कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से। मान लो अगर अचानक से कोई तुम्हें 20% देने लगे, हो सकता है तुम जो पैसा खाते पीते उसको बचा लो, ये थोड़ा मतलब फालतू के खर्चे हो सकता है वो तुम कम कर लो, और वो पैसे बचा के तुम इन्वेस्ट करो मार्केट में, क्योंकि 20% रिटर्न मतलब नॉर्मली तो मिलता नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा हुआ। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। टोटल नेशनल सेविंग इज मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ नेशनल इनकम ओवर कंजम्पशन एंड टैक्सेस एंड इज़ द सेम एज नेशनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, जो टोटल नेशनल सेविंग है, मतलब एक देश की टोटल जो सेविंग होती है उसको आप ये नेशनल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो।
ये जो है ये नेशनल पूरे देश का जो इनकम है उसमें से जो उनका कंजम्पशन है, मतलब जो खर्च करते हैं खाने पीने और अपने वांट्स पे, उसको माइनस करके और टैक्सेस जो पे करते हैं उसको माइनस करने के बाद जो बचता है वो एक देश की टोटल सेविंग होती है, और एक देश का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये इनका कहना है। जैसे मान लो कि मेरा इनकम 10,000 है। मेरा इनकम क्या, मान लो एक देश का इनकम 10,000 करोड़ है, ठीक है। उसमें से मान लो 2,000 करोड़ वो कंजम्पशन करते हैं, 500 करोड़ का उनको टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो 10,000 में से 2,500 करोड़ तो ऐसे ही चला गया, तो बचा 7,500 करोड़। तो 7,500 करोड़ ही हुआ जो हम लोग मतलब सेव कर रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, बेनिफिट ऑफ सेविंग अब पढ़ लेते हैं। बेनिफिट ऑफ सेविंग में है इट एक्ट्स एट सेफ्टी नेट, मतलब अगर सेविंग करते हैं तो इन केस हम लोग को कभी कुछ अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास ऑलरेडी सेविंग है, तो उसमें से हम निकाल के उस पैसों को यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। लेस स्ट्रेस, अगर हमारे पास सेविंग है 1-2 लाख 20 लाख 30 लाख की, तो अचानक से कभी कुछ ज़रूरत पड़ा तो हमें मतलब उतना स्ट्रेस नहीं होगा। तो और अगर हमारा सेविंग है तो हम तो मतलब इतना सोचेंगे नहीं, अच्छा खासा सेविंग है तो चलो मन किया अचानक से कहीं घूमने फिरने का तो घूम फिर भी सकते हैं, हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई भी एक्सपेंस होगा, कंफर्टेबली रिटायर करेंगे अगर अच्छा खासा हमारे पास पैसा हो ऑलरेडी तो। चलो ये तो वही हो गया। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, जैसे मान लो आज के टाइम तुम्हारे पास अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, और मैं बोलूँ मुझे ये 1 लाख रुपया तुम लोन दे दो, ठीक है, और मैं इसे तुम्हें फ्यूचर में आज से 3 साल बाद पे करूँगा। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफ़ करना, छोड़ो तुम ऐसे ही समझ लो। हाँ, तो मैं बोलूँ कि तुम मुझे 1 लाख रुपया आज दे दो, और तुम मुझे 1 लाख रुपया आज दे दो और आज से 3 साल बाद मुझसे 1 लाख रुपये वापस लेना, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी चीज़ के। तो तुम दोगे मुझे? ऑफ कोर्स नहीं दोगे, क्योंकि तुम भी जानते हो आज जो 1 लाख की कीमत है वो फ्यूचर में 1 लाख की कीमत अलग होगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ द कॉन्सेप्ट that money you have now is worth more than the identical sum in the future due to potential earning capacity, ठीक है। तो और टाइम वैल्यू इन ऑफ मनी इन पर्सनल फाइनेंस अब समझा रहा, द पर्सन वांट्स टू रिसीव मनी टुडे rather than in near future. Now the question arises, why? This is simply because the person aware of time value of money. If the person has money today in hands, then he can earn interest by investing the money. This is referred to earning capacity of money. मान लो अगर तुम्हारे पास आज कोई 1 लाख रुपए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तुम उसकी कैपेसिटी जानते हो, उससे कितना बेनिफिट कमा सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो, ये तुम्हें मालूम है। तो तुम उसको फालतू ऐसे बर्बाद ना करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो उसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। आज जो 1 लाख की कीमत वो कल को नहीं होगी, तो उसी को सोचते हुए तुम्हें उस पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि वहाँ से कुछ ना कुछ उस पैसों पे तुम इंटरेस्ट कमाओ, और उससे तुम्हारी पैसे की वैल्यू बढ़े नहीं भी तो कम से कम उतनी हो जितनी उस टाइम पे 1 लाख की वैल्यू होगी इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज़ द करेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट इन लम्प सम और सेवरल पार्ट्स पेमेंट डिस्काउंटेड एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, एक प्रेजेंट वैल्यू जो है करेंट वैल्यू होता है फ्यूचर पेमेंट का, जो लमसम में आप करो या SIP के थ्रू करो छोटे छोटे पार्ट्स में, उस पर जो इंटरेस्ट कमाओ, उसको मतलब तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। मान लो कल को तुमको फ्यूचर में आज से 5 साल बाद मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, तो उस 10 लाख रुपये की आज जो वैल्यू होगी ऑफकोर्स 10 लाख से तो ज़्यादा होगी, तो उसको निकालने का ये उसको मतलब कैलकुलेट करने का एक तरीका बता रहा है। इसका एक फॉर्मूला है,
प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी होल पावर n। ये फॉर्मूला है, ये एग्ज़ाम में भी अगर इक्वेशन आ गया तो पूछ लेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे 10,000 रुपये हैं, तुम इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड में 5 साल के लिए 4% के इंटरेस्ट पे। यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू यू कैन कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू इज़ इतना। तो आप मतलब ये इस फॉर्मूले के हेल्प से इसका ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, एग्ज़ाम में आ सकता है। हाँ, अब फ्यूचर वैल्यू क्या है? तो फ्यूचर वैल्यू इज़ द सम ऑफ मनी दैट एनी सेविंग स्कीम with a compounded interest will build to buy future date lump sum as well recurring investment like SIP। ठीक है, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? किसी भी सम को अगर आज से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP थ्रू कर रहे हो, या एक बार में आपने 10-15 लाख रुपए लगा दिया, या किसी तरह से कर रहे हो, तो फ्यूचर में जो उसका वैल्यू होगा वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, उसके बारे में यहाँ बता रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी। यहाँ पे आर का मतलब इंटरेस्ट है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी आप कह लो। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं बुक में, ये आप ट्राई करोगे तो समझ जाओगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो, अब यहाँ पे है एक इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट का मतलब, मान लो कि ये सारे मतलब मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे 1 प्लस आई टू द पावर n टू द होल पावर n माइनस 1। मतलब मान लो आपको कंपाउंडेड, अगर क्वार्टरली कंपाउंड हो गया कोई, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 12%, तो ओवरऑल आपको इंटरेस्ट क्या मिला साल में, वो निकालने का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ओवरऑल क्या मिला वो निकालने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो ये भी आ सकता है, आप चाहो तो पढ़ लो। और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, 1-2 मैंने इनके आंसर्स हाईलाइट कर रखे हैं। चलो यार, ये क्या हो गया? लेकिन द मनी यू हैव नाउ, हाँ, तो इसके आंसर्स कर रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। इस एक का छोटा हुआ था, तो ये सब एक क्वेश्चन है जो आप ओवरव्यू कर सकते हो अपने समझने के लिए। चलो, अब आते हैं मैनेजमेंट एंड स्पेंडिंग डिसिप्लिन्स पे। तो मैनेजमेंट एंड स्पेंडिंग कैन ईजिली बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजी। तो ये सारी चीज़ करके आप फाइनेंशियल स्पेंडिंग अपने मतलब अपने स्पेंडिंग को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपना एक बजट तैयार करना, कटिंग डाउन अननेसेसरी एक्सपेंस, मतलब जो भी फालतू के खर्चे, जैसे फालतू घूमने फिरने जाना, बाहर का खाना जो मतलब ज़रूरी नहीं है फिर भी हम लोग करते हैं, तो उस सबको कम करना। रिटायरमेंट प्लानिंग करके फाइंड वेज टू सेव मोर, मतलब जैसे आप फालतू के खर्चे कम करोगे तो ऑफकोर्स वो पैसे बचेंगे, तो उसको तो आपकी सेविंग बढ़ेंगी। और अपने हर महीने के खर्चे को मतलब ट्रैक करना कि कहाँ पे आप फालतू खर्चा कर रहे हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये सब मेक प्लान टू पे ऑफ योर डेट, अपने डेट्स को टाइमली पे करना, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है जो हम इंडियंस नहीं करते हैं। सोचते हैं अरे EMI ही तो है, बाद में पे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आराम से कर देंगे, आज नहीं किया कोई बात नहीं, 2 महीने बाद कर देंगे, 3 महीने बाद कर देंगे। वो वैसे ही हो जाता है जैसे आपका एक सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा, अच्छा कोई ना अगले सेमेस्टर देख लेंगे, अगर कोई ना अगले सेमेस्टर देख लेंगे, करते करते आपका पूरा फाइनल ईयर पूरा साल कंप्लीट हो गया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, बट वो बैकलॉग अभी तक क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके लिए अलग से मेहनत करो सारा कंप्लीट करने के बाद। चलो, अब अगले पे आते हैं, पे योर बिल्स टाइमली। बिल को टाइमली पे करके हम अपने स्पेंडिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बजटिंग एंड सेविंग मनी डोंट कम नेचुरली to many people for obvious reason. Spending money on non-essential is so easy even if you are committed to a well laid spending plan। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जैसे आप
कितना भी आप कंट्रोल कर लो, आप फालतू के खर्चे थोड़े बहुत करते ही हैं, फिर भी कितना भी अच्छे से कर लो, फिर भी आपको उस पर एकदम स्ट्रिक्ट होके आपको बहुत हद तक जो भी अननेसेसरी एक्सपेंस है जिसका ज़रूरत नहीं है उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसमें आप बहुत तरह के फ़ायदे हैं। लिस्ट ऑल योर एक्सपेंसेस, सॉरी क्या है, लिस्ट ऑल योर इनकम आफ्टर टैक्सेस। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, अच्छे से अपने एक्सपेंडिचर, अपने इनकम को मैनेज करने के लिए हम लोग को अपना जो भी इनकम, जैसे सैलरी से आ रहा है, रेंट से आ रहा है या किसी भी चीज़ से आ रहा है, तो अगर उसमें टैक्स वैक्स जो भी लगना है उस टैक्स को लगने के बाद लिख लो कि कितना आ रहा है। जैसे मान लो हमारा इनकम 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है, तो स्पेंड करने के बाद, सॉरी, टैक्सेस निकालने के बाद मान लो ये बच रहा है 8 लाख, तो हमारे हाथ में जो फाइनल इनकम आया वो तो 8 लाख है ना। हम समझ लेंगे 10 लाख है तो फिर ये तो दिक्कत कर जाएगा कि हाँ 10 लाख पे प्लान कर लिया, अब अचानक से टैक्स पे करने का शॉर्ट पर गया पैसे, अब पैसे कहाँ से आएंगे 8 लाख, बाकी के जो 2 लाख कम पड़े। तो हम लोग को स्टार्टिंग से ये चीज़ देख के चलना होगा कि हमारा ये टैक्स के बाद कितना पैसा बनता है, हमारे हाथ में कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको इनकम से घटाएंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा हमारा क्या मतलब फाइनेंशियल बजट है, क्या है, कितना हम बचा रहे हैं हर महीने, हर साल, मतलब साल में, मतलब जिस हिसाब से आपने बजट बनाया हो। रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर बाय कैटेगराइजिंग देम इनटू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग को एक्सपेंसेस जो हैं हमारे उसको कैटेगराइज करना होगा अलग अलग पार्ट में, जैसे फिक्स एक्सपेंस में, वेरिएबल एक्सपेंस में और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में। मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब वैसे जो कि हमको करने ही करने हैं, रेंट वेंट हो गया, आप कितना भी चाह लो रेंट देना, रेंट के पैसों में तो बचा नहीं सकते हो ना, वो तो फिक्स एक्सपेंस है कि हाँ इतना जाना ही जाना है हर महीने। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि कंट्रोल हो सकते हैं कुछ हद तक, अपने बिहेवियर में चेंज ला के, जैसे बाहर जाते टाइम लाइट ऑफ करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाना उससे। डिस्क्रिपेंशनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो बाय जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ सेविंग, फालतू के खर्चे रोक के ज़्यादा कम पैसे बचा लेना। यही सब बातें हैं पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक रूल और बताया, जैसे पहले एक थंब रूल बताया था कि आपको आपकी जो एज है उतना ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए डेट में, और बाकी सारा पैसा जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बाकी सारा परसेंटेज आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए इक्विटी में बिना सोचे समझे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक और अलग नया रूल है, एडॉप्ट 50-20-30 अप्रोच, वेयर 50% ऑफ योर आफ्टर टैक्स इनकम on housing, food and other necessities, 20% on paying down debt or increasing in saving, 30% on whatever you want। मतलब इनका कहना है कि जो भी आपका इनकम है टैक्स देने के बाद, जैसे मान लो आपका 1,20,000 का इनकम है, उसमें से 20,000 टैक्स चला गया, तो 1 लाख आपके पास इनकम आया इन हैंड, तो उसका 50% यानी 50,000 तक आपको 50,000 आपको अपने नेसेसरी में खर्च करना है, जैसे हाउस रेंट पे हो गया, खाने पीने और भी इंश्योरेंस ये सब चीज़ें पे। बाकी जो 20% यानी 20,000 हुआ वो आपको EMIs अपने पे करने, डेट्स पे करने पे और अपनी सेविंग बढ़ाने पे लगाने हैं, और बाकी 30% अपने एक्स्ट्रा वांट्स पे, जैसे किसी को कुछ सीखना है, जैसे गिटार सीखना है, कार खरीदनी है, या फिर कुछ क्या कहते हैं घूमने जाना है, ये सब करना, तो वहाँ पे 30% अपने वांट पे खर्च करना। पुट योर बजट टू वर्क, अपने बजट पे ध्यान देना और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बजट को प्रिपेयर करो और उसको अचीव करने में एकदम स्ट्रिक्ट रहो। अब अगला क्या कह रहा है, ये कटिंग डाउन अननेसेसरी एक्सपेंस, जो भी फालतू के खर्चे हैं उनको बंद करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाओ, यही सब करने को बता रहा है। और आगे है अब रिटायरमेंट प्लानिंग। तो सेविंग फॉर रिटायरमेंट ऑलवेज साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया इन थियोरी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी इन प्रैक्टिस, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो मतलब कह रहा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना ईजी तो है, बस सोच लेना ये गुड आइडिया है,
आप सोच तो लेते हो, बट जब करने की बारी आती है तो लोग अरे यार छोड़ो, अभी बहुत समय बाद में देखेंगे, अभी से क्यों इतना टेंशन लेना। तो नहीं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से इसके बारे में प्लान करके चलना है। जो भी आपके गोल्स हैं क्या है, सबके लिए पहले से सेविंग करना है। यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट सेविंग अर्ली, साइन अप फॉर योर रिटायरमेंट एज प्लान एज सुन एज यू आर एबल टू, मतलब जितनी जल्दी आप एबल हो जाओ, उसके लायक हो जाओ, आपके पास पैसे हैं हो रहे हैं, आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो अपने रिटायरमेंट के लिए। अपना रिटायरमेंट गोल को समझो, नो योर रिटायरमेंट गोल। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग रिटायरमेंट माइट, एक मिनट, हाँ, expenses during retirement might not be same as they when you are working, but that does not means you won't have any expenses. You will probably need to somewhere 70 to 90% of your current investment to current income टू कवर योर सेल्फ इन रिटायरमेंट। तो इनका कहना ये है कि जैसे हो सकता है कि आप मतलब रिटायर हो जाओ तो बहुत सारे खर्चे आपके कम हो जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब पैसे ही नहीं लगेंगे। पैसे कुछ ना कुछ तो लगेंगे ही, 70 से 90% मान लो अभी के करेंट इनकम पर लगेगा। जैसे आप मान लो कि आप 1 लाख कमाते हो, बट ऑफिस आने जाने के लिए आपको गाड़ी से, बस से, कैब से जाते हो, तो उसमें 5-10 हज़ार रुपया हर महीने आपका जाता है फालतू। तो 5-10 हज़ार जो आपका जाता है, तो हो सकता है आप जब रिटायर हो जाओ तो वो 5-10 हज़ार आपको का नहीं जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब थोड़ा कम कमाओगे तो भी आपको चलेगा। हो सकता है कि आपका तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए तो डॉक्टर को उतना ही पैसा दे दो। तो आपको मान के चलना है कि जो भी आज आपकी इनकम है उसका 70 से 90% आपको उस समय पे रिटायरमेंट के एज में लगना ही लगना है। तो आपको उस हिसाब से प्लान करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट है टैक्स एफिशिएंसी। हमें टैक्स एफिशिएंट होना होगा। ऐसा थोड़ी ना कि रिटायर हो गए तो उसमें जो भी इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, इनकम कमाएंगे, उसमें टैक्स नहीं देना पड़ा। टैक्स तो उसमें भी देना पड़ेगा, तो हमको उस तरह से इन्वेस्ट करना होगा इनकम टैक्स के और भी फर्दर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम बचा पाएँ। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं इंश्योरेंस। अ की कंपोनेंट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग इज प्रोटेक्टिंग योर एसेट्स। एज कम्स विथ इंक्रीज मेडिकल एक्सपेंसेस एंड यू विल हैव टू नेविगेट द ऑफ्टन कॉम्प्लिकेटेड। इनका कहना ये है कि ठीक है, भले आप रिटायर हो रहे हो, सब हो रहे हो, बट आपको इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप रिटायर हो रहे हो सकता है आपके मेडिकल बिल्स बढ़ने लगे, तो अचानक से आपके पास पैसे ना हो, अगर आपने पूरे समय, जैसे मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कि प्लानिंग नहीं करते हैं, तो एंड में उनके पास पैसे तो होते नहीं, बट बहुत लोग होशियार होते हैं, चलो कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर भी एक इंश्योरेंस लेके रखते हैं जो कि उनको फर्दर आगे हेल्प करता है। और ये कुछ स्कीम्स हैं जिसके अंडर आपको मतलब रिबेट मिल जाता है, ठीक है, टैक्सेस ये सब में, और उस समय टैक्स नहीं लगता है रिटायरमेंट के टाइम में जब ये पैसा आपको रिसीव होता है। जैसे टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, कुछ ऐसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता। ELS ये सब का बेनिफिट मिल जाता है, म्यूचुअल फंड ये सब का। यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक गवर्नमेंट का ही है इंश्योरेंस प्लान। सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब हो गई जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इसमें मतलब टैक्सेस नहीं लगते हैं उतने, ठीक है। अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे आते हैं और इसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ मनी इंक्लूडिंग द हैबिट ऑफ सेविंग एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव एक्सपेंस। तो इनका कहना ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है कि उसमें हमें अपने पैसों पे कंट्रोल होगा, हम अपने हैबिट्स ऑफ सेविंग को बढ़ाएंगे, जो भी मतलब सेविंग का एक आदत हमें बना रहेगा, और एक्सेसिव खर्चा मतलब फालतू के खर्चा करना हम बहुत कम कर देंगे। प्रिपेयर अ मंथली बजट एंड स्टिक टू इट। हम एक मतलब ओवरऑल एक मंथली बजट बनाएंगे कि हाँ हमें हमारा ये खर्चा है, हमें इस मंथ में ये खर्चा करना है, और उससे जुड़े रहेंगे, उसमें उसके ऊपर नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। इन्वेस्ट विथ अ गोल गिव्स डायरेक्शन एंड हेल्प यू इन सेलेक्टिंग राइट प्रोडक्ट। तो तुम्हें एक जो भी तुमने गोल सेट किया उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है और उससे स्ट्रिक्ट रहना है, इधर उधर नहीं सोचना, इधर उधर फालतू के खर्चे नहीं करने, और उसका अमाउंट मान लो मार्केट कंडीशन ये सब देख के ज़्यादा दिमाग लगा के इधर उधर नहीं करना,
जो डिसीजन एक बार बना रहे हो उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। अवॉइड लोन्स फॉर योर डिज़ायर, मतलब डिज़ायर के लिए लोन, मतलब होता है ना बहुत लोग चाहते हैं अरे क्या आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, अरे भाई आईफोन ले लेते हैं बहुत सही होगा, शो ऑफ के लिए। तो मतलब वैसे वैसे चीज़ों के लिए फालतू के लोन्स नहीं लेने। बेटर डू अ फाइनेंशियल प्लानिंग चेक बिफोर गोइंग इन और फॉर अ बिग परचेज। कोई भी बड़ा फालतू खर्चा करने से पहले एक बार दो बार सोच लो कि हाँ ज़रूरी है या नहीं है, अगर नहीं है तो मत करो। इन्वेस्ट मंथली to become regularized in your saving, and this will also may help you maintain consistency। तो मंथली इन्वेस्ट करो, रेगुलर इन्वेस्ट करो और इसको अपनी हैबिट बना लो। मोटिवेट योर सेल्फ बाई विजुअलाइजिंग योर गोल एंड एंड रिजल्ट फॉर विच यू आर वर्किंग फॉर। मान लो अगर तुम्हें बीच में मोटिवेशन नहीं आ रहा हो, अरे क्या क्यों करना ये, पैसे से बाद में करते हैं, इतनी लाइफ पड़ी है, बाद में कर लेंगे, बाद में सोच लेंगे, तो एक बार उस गोल को याद करो जिस गोल को याद सोच के तुमने ये सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाए, उसके हिसाब से खर्च पे अपने कंट्रोल किया, अपने तरीके को सुधारा, उसको एक बार रिजल्ट मतलब उस एंड रिजल्ट को एक बार याद करो। फॉर श्योर तुम ये खर्च करना बंद कर दोगे फालतू के। चलो थैंक यू।